जय हिंद। मैं एस के राजभर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो दोस्त, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो फाइनली गाइस, आप देख ही चुके होंगे कि आपने थंबनेल में क्या लिखा हुआ था और क्या होने वाला है। तो देखिए गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 10th का हिंदी हिंदी का जो पेपर है वो कैसे आएगा। ठीक है, इस वीडियो में एक आपको मॉडल पेपर लाया हूँ कि अगर इतना आप कर लेंगे ना, देखिए बता रहा हूँ, इस मॉडल पेपर को इस हिसाब से बताएंगे आपको कि आप अगर इतना समझ लेते हैं, वीडियो के अंत तक देख लेते हैं, तो अभी आपका कम से कम 35 से 40 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। 35 से 40 नंबर आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है अगर ध्यान से देख लेंगे तो। देखिए इसी तरह से आपको क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा, इससे आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा। हो सके तो जो प्रश्न बता रहा हूँ वही प्रश्न आपके हूबहू बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आपका टारगेट क्या है? 70 में 70 लाने का है। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो अभी तक नहीं पढ़ा है, वो बहुत कमज़ोर विद्यार्थी है, कुछ नहीं जानता है, एकदम जीरो लेवल है, अगर बस इतना देख लेता है पेपर को अंत तक ना, तो वो पास हो जाएगा। वो क्या होगा? पास हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। मैं बताऊंगा और साथ साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लिखा आता है और कैसे कैसे आपको लिखना है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्लास 10th हिंदी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि क्लास 10th विषय हिंदी हिंदी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे करके आपका पेपर आएगा, ऐसे करके आपके साथ पेपर आएगा। हूबहू आपको पेपर ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यही प्रश्न जो है हो सके आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। और ये आपके 70 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में? 70 नंबर के आपके टोटल आपके पूर्णांक होते हैं। 70 नंबर के पेपर करना होता है। अब इसमें आपको मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। कितना मिलता है? 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है पेपर को करने के लिए, जिसमें 15 मिनट तो आप पेपर पढ़ने में लगा देंगे। 15 मिनट नहीं तो मान के चलिए कि आप 5 मिनट आप लगा दिए पेपर पढ़ने में, 5 मिनट इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो बचा आपके पास बचा 3 घंटा 10 मिनट। 3 घंटा 10 मिनट बच जाएगा। तो इसमें आपको इतने में आपको पेपर को करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहेंगे। यहाँ पे पेपर आपको मिलेगा तो कुछ यहाँ पे निर्देश दिए रहेंगे, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रारंभ में के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया गया है, जो कि मैंने अभी बताया। प्रश्न दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड तथा ब में विभाजित होंगे। 2 खंड होंगे, प्रश्न अ जो होंगे खंड अ और खंड ब, 2 में ये विभाजित होंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्प प्रश्न है, जो अभी दिखाऊंगा आपको। आपके खंड अ में बहुविकल्प प्रश्न होंगे जो कि 20 नंबर के होंगे और 20 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि जो आपके खंड अ में होंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन किया जाएगा। ओमार शीट पर नीले व काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण किया जाना है। आपको एक मिलेगा सीट यहाँ से। ठीक है, गोला करने वाला आपको एक सीट दिया जाएगा और उस पर आपको केवल नीला या काला पेन से गोला करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। देखिए A B C और D, 4 ऑप्शन जो अभी बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ना, A B C और D, 4 ऑप्शन दिया है। तो आप मान लीजिए कि आंसर शीट लिए हैं। ठीक है, आपका D सही है तो D यहाँ पे लिख देंगे। पहलका का असही है ना, पहलका का D सही है तो पहलका के देखेंगे D। उसके बाद D है ना, तो D जो है यहाँ पे मान लीजिए A B C D, तो यहाँ पे D पे गोला कर देंगे। ऐसे करके गोला कर देंगे। ठीक है, ऐसे गोला करना है कि जो आंसर शीट से बाहर ना जाए। इतना समझ गया। उसके बाद आगे चलिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। माने एक जो प्रश्न ये एक प्रश्न ना, तो 1 नंबर का होता है। इसी तरह 20 प्रश्न है तो 20 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका 5वां, ओमार शीट पर उचित अंकित किए जाने वाले पश्चात उचित अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटने नहीं अथवा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो इसे बता रहा है कि आपको आंसर शीट दिया जाएगा तो उस पर आपको कट पिट नहीं करना है, ना ही आपको वाइटनर चलाना है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि गलती नहीं करनी है, आराम से भरना है। पहले 10-15 मिनट आपको आराम से जो भी मिल रहा है उसमें आपको भर लेना है। उसका प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो जो प्रश्न है उसके सामने आपको अंक दिए रहेंगे। मान लीजिए ये प्रश्न है तो सामने यहाँ पर 1 नंबर दिया गया है, इसका प्रश्न है। ठीक है, ये आपका मार्क्स लिखा हुआ है। तो आइए हम वीडियो के आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं।
देखिए पहले देखते हैं हम आपको क्या बोला था कि जो पहला है खंड अ में आपके कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे, वो भी बहुविकल्प है। तो आइए हम देखते हैं 20 प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपके पास कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो बाबू गुलाब राय थे वो किस युग के लेखक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। किसका हो जाएगा, द्विवेदी युग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और उसके बाद प्रश्न दूसरा है कि चिंतामणि किस विद्या की रचना है। चिंतामणि किस विद्या की रचना है, तो ये आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निबंध, कविता, नाटक और कहानी। और आंसर शीट में आपको ऐसे ही भरना है। अगर मान लीजिए कि बी सही है, अगर यहाँ पे देखिए ए सही है ना, तो ए सही है तो आपको ए भर देना है, ऐसे गोला कर देना है ए पे, ऐसे करके आपको कर देना है। याद रहे आपको केवल ब्लू और काला पेन से ही यूज करना है, बोर्ड एग्जाम में इतना ही यूज करना है, ब्लू और काला। ठीक है, तो चिंतामणि किस विद्या की रचना है, तो ये हो जाएगा निबंध का। उसके बाद प्रश्न तीसरा है कि गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। देखिए आप ट्रिक से सीखना चाहते हैं कविता की रचना है, रचना तो कैसे याद किया जाता है सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद याद करना है तो आप इसका होता है कि गबन गोदान निर्मला रंगभूमि होता है। ठीक है, इसका ये होता है। ठीक है, गबन गोदान निर्मला रंगभूमि, ऐसे करके आपका होता है। सब कुछ ट्रिक मैंने बना रखा है, अगर कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ से प्रश्न 4 यहाँ पर देख सकते हैं आप कि शुक्ल युग की समयावधि होती है। शुक्ल युग की समयावधि क्या होती है, तो ये होती है कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि 1919 से लेकर के 1938 तक, 1919 से लेकर के 1938 तक ये शुक्ल युग की अवधि होती है। पांचवा प्रश्न है कि नीर का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है, तो ये क्या है, आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी का। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये आत्मकथा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से छठवा कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग। 4 ऑप्शन दिया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्षयवादी युग और प्रगतिवादी युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, द्विवेदी युग। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, रणधीर सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश बच्चन और सुमित्रानंद पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। 8वां प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। सिया सरल, यहाँ पर लिखा है सियाराम सरल गुप्त, जयशंकर प्रसाद, मैथिली सरल गुप्त या माधवी वर्मा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर मैथिली सरल गुप्त। अब देखिए आप आते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ पर 9वां प्रश्न पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 कि आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 1843 से अब तक। उसके बाद 10वां प्रश्न है कि मोतीराम किस युग के कवि हैं। मोतीराम किस युग के कवि हैं, तो ये हो जाएगा आपका रीतिकाल के कवि हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। देखिए पहले आपका 10 प्रश्न जो पूछे जाएंगे ना, 10 प्रश्न वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि रचनाएं होती हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद जो व्याकरण से संबंधित 10 प्रश्न वहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिएगा, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक है, हास होता है, ऐसे करके लिख देंगे हास। ठीक, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रश्न 12, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोले गात मनोलील बड़ी शैल पर आपत पर्यो पर प्रकाश। ये आपका ये दिया है। अब लिखा है कि उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है, इसमें आपको अलंकार पहचानना है। तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 13वां प्रश्न कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। यहाँ कितना होते हैं, कुल 4 चरण होते हैं। तो इसमें बता रहा हूँ, जो आपको अच्छे से ध्यान देना है, आप अभी से एकदम रट लीजिए। ठीक है, कैसे भी करके आपको याद ही कर लेना, इसको छोड़ना नहीं है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप आए तो आसानी से कर सके और अच्छे नंबर ला सके। अच्छे नंबर लाएंगे तो आप देखेंगे तो अच्छा आपको भी लगेगा। उसके बाद प्रश्न 14 देखिए कि आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे आ का क्या हो जाएगा, आपका आ का। ठीक है, आ जो है आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा ना, ये आपको हो जाएगा उपसर्ग। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे 15 नंबर कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 नंबर, पीताम्बर में कौन सा समास होता है। पीताम्बर में क्या होता है, तो ये होता है बहुवीर्य समास। क्या होता है, बहुवीर्य समास। पीताम्बर में बहुवीर्य समास होता है। और 17 नंबर है आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या होता है, तो ये होता है अश्रु। क्या होता है यहाँ पे, अश्रु, अश्रु, ऐसे करके लिख देंगे अश्रु। तो ये आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर की कृतिवाच्य में किसी की प्रधानता होती है। कृतिवाच्य में आपका किसकी प्रधानता होती है, तो ये 4 दिया होता है, कर्ता की, कर्म की, भाव की, या इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया रहता है आपका, और उसमें से आप क्या समझेंगे। ठीक है, इसमें हो जाएगा कर्ता की प्रधानता। राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्ता की प्रधानता। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 नंबर, ताभ्यम ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो क्या होती है इसमें, सप्तम विभक्ति और द्वितीय वचन। सप्तम विभक्ति और क्या होता है, द्वितीय वचन। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न नंबर अंतिम 20वां, ठीक है 20 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में सर्वनाम होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं सर्वनाम, तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन इसमें सर्वनाम है। यहाँ पे मनुष्य, वह, बचपन, या इसमें से कोई नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप इतना कमेंट कर देंगे, ठीक है, आप कमेंट करके बता देंगे आप जैसे मान लीजिए आपका कोई भी सही होगा तो उसका, जैसे मान लीजिए ए सही है तो एक दे दिए, बी सही है तो बी आप कमेंट में लिख देंगे, 20वां का ई लिख देंगे, ऐसे करके। अगर इतना लिख देते तो मैं समझ जाऊँगा कि आप पढ़े हैं। ठीक है, अगर इतना कर लेंगे ना, इसका बता देंगे आंसर, तो हम समझ जाएंगे कि आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़े हुए हैं। तो इसका आपको क्या करना है, SW में आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा खंड ब में क्या करना है, आपको खंड ब में आ जाना है, ऐसे करके। तो ये आपका 6 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश है, ठीक है, ये सब आपको दिया रहेगा, ऐसे करके आपको दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा आपको ऐसे करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आता है, तो आपको ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश है ना, तो गद्यांश लिखेंगे, पद्यांश तो पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो भी आपका नाम है उसका लिख दीजिएगा, नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक जो भी है उसके लेखक होंगे आप उनके नाम लिख दीजिएगा। अगर मित्रता है तो मित्रता लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप पाठ का नाम लिख दीजिएगा। अगर नहीं जानते तो चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर कॉपी कैसी लिखी जाती है जाकर देख लीजिए, अच्छे से बता चुका हूँ। अगर उतना देख लेते हैं तो आपका पक्का है कि आपका नंबर कुछ ना कुछ जरूर बढ़ जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका आएगा, उसको गद्यांश का संदर्भ लिख लेंगे, उसको लिख रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग में डाल करके जो भी ये खींचा हुआ है ऐसे लाइन यहाँ पे, तो बस इतना आपको व्याख्या कर देना है। ठीक है, ऐसे कैसे करके आपको व्याख्या वगैरह इसमें कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक प्रश्न जो होता है 2 नंबर का होता है, ये 2 नंबर का है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो ये आपको इसी में से उत्तर ढूंढ करके आपको लिख देना है। उसके बाद वो करिए चाहे अथवा ये करिए, अथवा बीच में लिखा हुआ ना, वो करिए चाहे ये करिए, दोनों एक ही, इसमें भी 3% है, उसमें भी 3% था। ये हो जाएगा 6 नंबर, यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दूसरा आएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश है तो आपको इसमें भी वही करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 दिया रहेगा क्वेश्चन, पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो वहाँ पर गद्यांश लिख रहे थे तो यहाँ पे पद्यांश लिख देंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या की, जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, उसमें लिख देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। उसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, इसमें अलंकार भी आपको पहचानना पड़ेगा, तो उसके बाद लिख देना है इसको भी। तो ये यहाँ से आपको 6 नंबर यहाँ भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ये करिए अथवा ये करिए, दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ये करिए चाहे ये करिए, इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिए रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए गद्यांश, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलेगा, हिंदी में उसको अनुवाद करना है। देखिए ये करिए चाहे अथवा ये करिए, बीच में अथवा लिखा है ना, अथवा का मतलब ये होता है कि ये करिए या तो दोनों में से एक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो क्या करना है आपको, एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो आप लिखेंगे हिंदी में अनुवाद लिख करके यहाँ से लिख देंगे, इसको हिंदी में करके लिख देंगे, तो आपको नंबर मिल जाएगा। बना के लिख देंगे उसके बारे में, तो भी आपको नंबर मिल जाने वाला है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इतना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएंगे, चौथा प्रश्न, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ भी आपको 5 नंबर मिलने वाला है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है आपको, हिंदी अनुवाद करना है। ये पद्यांश है, यहाँ पे सर्वभौंति सुखिनः सर्वसन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये करके आपको कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर आ जाएंगे नीचे कि
कि अपने अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। काव्यखंड होता है तो उसमें से आप जो पढ़े होंगे आप अपने अनुसार देख लीजिए जिलावार कि आपके ज़िले में क्या पढ़ रहा है, आप पता कर लीजिएगा। ठीक है, आपके ज़िले में जो पढ़ रहा है वहीं आप लिखिएगा, दूसरा लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको 3 नंबर का ये आ जाता है, तो आसानी से लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर कड़ का जो होगा ना, यहाँ पे कड़ के जो होंगे तो हम जो जहाँ से हम हैं वहाँ जो होता है ना वो कड़ का होता है। कड़ का काव्यखंड के हिसाब से लिखा जाता है। कड़ का काव्यखंड लिखा जाता है इसके बारे में। तो कड़ का अगर लिखना चाहेंगे तो उसको कड़ का हेडिंग और डाल करके आगे बढ़ा, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से जो भी आप पढ़ेंगे सारांश के रूप में उसको आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कि प्रश्न 6 है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। ये आपको इनमें जीवन परिचय आपको लिख देना है। तीनों क्या है, राजेंद्र प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला है। ठीक है, तो मैंने वीडियो बनाया हूँ, उसमें बताया हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको जीवन परिचय है, बस उतना आप तैयार कर लीजिए, आपको काम हो जाने वाला है। तो ये 5 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 नंबर लिखेंगे जीवन परिचय और वहाँ पर 2 नंबर आप कृतियाँ लिखेंगे तो मिल जाएगा। तो 5 नंबर यहाँ से आपको हो जाएगा। यदि आपके मन में डाउट है, यदि जीवन परिचय नहीं लिखना जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तभी तो मैं जानूंगा कि क्या आप नहीं जानते हैं। मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ कि आप क्या नहीं जानते हैं। अगर करेंगे कोई भी आपके मन में डाउट है, प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर नहीं बनाऊंगा तो फिर बात बताइएगा। कोई भी वीडियो हो, कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो, आप बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना करके डाल दूँगा। ठीक है, मैं आपके लिए तत्पर हमेशा रहता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब इसमें कवि हो गया, उसमें क्या था, लेखक थे, इसमें कवि हो गए तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत या महाकवि सूरदास और यहाँ पे तुलसीदास, दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना तैयार कर लीजिए। दोनों का पहले तैयार कर लीजिए, दोनों से एक जरूर आ जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ कृतियाँ भी लिखना हो तो यहाँ 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पर 7वां देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। मतलब याद किया हुआ, कंठस्थ मतलब क्या होता है, याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हुआ। ये नहीं कि जो प्रश्न पत्र में है वही उठाकर लिख दीजिए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है वहीं आपको उठा करके लिखना है। तो अभी से आप नहीं जानते हैं तो कौन कौन श्लोक है तो नहीं जानते तो मैं उसको वीडियो बना दूंगा। अगर जानते हैं तो जाइए आप ना 2 श्लोक अपना तैयार कर लीजिए। कम से कम आप 2 श्लोक तैयार कर लिए। 2 श्लोक आपको कम से कम तैयार कर लेना है कि अगर एक मान लीजिए कि आ भी गया तो एक आप लिख देंगे। ठीक है, तो 2 कर लेंगे तो यहाँ से 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा श्लोक पे। यहाँ पर देखिए आप 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ प्रश्न दिया है, इसमें से केवल 2 का आपको प्रश्न का संस्कृत में उत्तर देना है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पे निबंध लिखना है तो यहाँ पे 7 नंबर मिल जाएगा आपको, 7 नंबर यहाँ मिलेगा। यदि निबंध लिखना नहीं जानते हैं तो मैं चैनल पर अभी डाला हूँ वीडियो, वहाँ से जाकर देख लीजिए कि मैंने वहाँ पर डाल रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखा जाता है। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर्यावरण संरक्षण जो है ना यहाँ पे, तो इस पर मैंने वीडियो बनाए रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको आया भी है, तो हर बार ये आता रहता है। ये देखिए पर्यावरण ये तैयार कर लीजिएगा, फिर जनसंख्या वाला तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नारी वाला तैयार कर सकते हैं तो क्या तैयार कर लीजिए। लेकिन पर्यावरण और जनसंख्या दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद से आप नारी वाला कर सकते हैं। ठीक है, तीनों चारों में से आपको एक फंस जाने वाला है। तो ये रहा आपका 7 नंबर आसानी से यहाँ मिल जाएगा। चैनल वीडियो डाला हूँ, जाइए देखिए कैसे कैसे लिखा जाता है। वैसे वैसे आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है कि अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इसमें बता रखा है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र लिखना अगर नहीं जानते हैं तो बताइए, मैं तुरंत वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। वो करिए अथवा ये करिए, दोनों में से ये करना है। यहाँ से उत्तर रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा दिए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो इस शिकायती पत्र लिखने के लिए आता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर एक पत्र लिखने के लिए आता है, ये आपको 4 नंबर का मिल जाएगा। तो ये रहा जानकारी जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और भी मैं कोई मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपको तो आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगा होगा। और इसी तरह से ऐसे पैटर्न पर आपको पेपर आने वाला है। कोई बड़ा हार्ड पेपर नहीं होता, आसानी पेपर होता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा टीचर के जान जाएंगे कि आपकी कैसे कैसे टीचर काफ़ी चेक करता है और कैसे नंबर देता है, तो सब कुछ आपका अच्छा हो जाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारा वीडियो मैं ला रहा हूँ इस समय। तो एग्ज़ाम तक आते आते आपका सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।